रूस का कजान पर हमले का बदला। यूक्रेनी पोजीशन पर दागे दर्जनों रॉकेट। नेटो से मिले वेपन डिपो पर हमला और पूर्वी यूक्रेन में अस्थायी वेपन स्टोरेज तबाह। रूस के एक कमांड सेंटर पर यूक्रेन का हमला। एयर स्ट्राइक में 6 रूसी अफसर मारे गए। ज़ापोरिज़िया में मौजूद कमांड सेंटर पूरी तरह से खाक। और यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा ऑपरेशन। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी स्टॉर्म ट्रूपर्स का हमला। यूक्रेन रूसी स्टॉर्म ट्रूपर्स में आमने सामने की जंग। रूस का यूक्रेन की एक फ्रंट लाइन पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेन में रूसी टर्मिनेटर का एक्शन। यूक्रेनी पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में भीषण तबाही। और यूक्रेन के खिलाफ रूस का ऑपरेशन विंटर। रूसी MLRS फ्लेम थ्रोवर का एक्शन। यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर शेलिंग। रूसी हमले में तबाह यूक्रेनी वेपन स्टोरेज। रूस के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन को भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यही वजह है कि यूक्रेन पर कब्जे की जंग को और तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से लगातार बरस रही है आग। कभी जमीन पर गिरती है रूस की इस्कंदर मिसाइल। कभी कामिकाज़े ड्रोन से हो रहा धमाका। यूक्रेन के सैनिक किसी तरह फ्रंट लाइन पर डटे हैं, लेकिन बारूद की कमी के चलते आर्टिलरी खामोश है। यूक्रेन के सैनिक सीमा पर मौजूद चौकियों को छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के भीतर कई किलोमीटर तक अब यूक्रेनी फौज नजर नहीं आती। यूक्रेन की तय होती हार का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन में गिरते तापमान के साथ ही बढ़ती जा रही है हार की दहशत। क्योंकि अंतर सिर्फ हमलों की संख्या का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फर्क ताकत और हथियारों का भी है। यूक्रेन के लिए अब युद्ध में बने रहना आसान नहीं है। यूक्रेन के पास सिर्फ 50 अटैक MS मिसाइल बची हैं, तो दूसरी तरफ रूस के पास 1400 मिसाइलें हैं। अब जरा सोचिए, यूक्रेन रूस के सामने कब तक टिक सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी अटैक MS का बहुत बड़ा स्टॉक डोनेस्क में खत्म कर लिया। इसके बाद बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में इस मिसाइल से हमले की छूट दी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका से यूक्रेन को 500 अटैक MS मिसाइल मिली थी, लेकिन रूस में यूक्रेन ने सिर्फ 31 मिसाइलों से हमला किया। रूस की सीमा के भीतर सिर्फ 14 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई।
अब बाकी की 50 मिसाइलों से क्या यूक्रेन अपनी हार टाल सकेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन ने अगला रक्षा बजट पास कर दिया है। इसमें प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया और ताइवान के लिए भारी रकम का ऐलान है, लेकिन यूक्रेन को अहमियत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की जानकारी के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। यूक्रेन के पास जितनी अटैक एमएस है उतनी यानी रूस के पास 50 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें हैं, 500 अनिक्स और 350 कैलिबर मिसाइलों का स्टॉक है। रूस के पास 103 स्कैंडर मिसाइलें हैं। रूस के पास मिसाइलों का जितना बड़ा स्टॉक है उससे यूक्रेन का संपूर्ण दहन हो सकता है। दूसरी तरफ इन मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज है। रूस एक महीने में ही 40 से 50 स्कैंडर मिसाइलें बना लेता है। हर महीने रूस में ऐसी 50 कैलिबर मिसाइलें तैयार होती हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन के लिए हथियारों का रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरी तरफ रूस बेहद तेजी से हथियार बना रहा है। अगले 30 दिनों में यूक्रेन की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप पिछले 24 घंटे और 7 दिनों में हुए हमलों से लगा सकते हैं। और रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन लाचार होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 158 बार हमले हुए। सबसे भीषण जंग पोक्रोवास्क और कुर्स्क में चल रही है। पोक्रोवास्क में रूसी सेना ने 54 बार हमला किया तो वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर 400 गोले दागे गए हैं। बीते 7 दिनों से यूक्रेन पर लगातार प्रहार हो रहा है। रूस ने 280 गाइडेड बम से हमला किया। 7 दिनों में 370 ड्रोन हमलों से यूक्रेन में कई धमाके हुए हैं। एक हफ्ते में ही रूस ने अपनी मिसाइल शक्ति दिखाते हुए 80 मिसाइलों से हमला किया और यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। कुर्स्क में भीषण जंग के बीच 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 3 टैंक, 3 बख्तरबंद वाहन भी नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन सेना की 14 गाड़ियां भी हमले में भस्म हो गई। यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है क्योंकि रूस पहले ट्रंप की पहल पर युद्ध विराम के पक्ष में था, लेकिन ट्रंप के 2 आइडिया को रूस ने पूरी तरह से नकार दिया है। ट्रंप का पहला आइडिया था कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। दूसरा आइडिया था कि यूरोप की शांति सेना यूक्रेन में तैनात की जाएगी। लेकिन रूस का मकसद कुछ और है और उसमें ट्रंप का आइडिया कहीं फिट नहीं बैठता। रूस कभी अपनी सीमा के करीब यूरोपीय देशों की सेना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप ने भले ही युद्ध रुकवाने का भरोसा दिया, लेकिन तरीका नहीं बताया है। अब तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों की मौजूदा सीमा सलामत रहेगी, दोनों देशों की सेना सीमा से दूर हो जाएगी, यूरोप की शांति सेना सीमा पर तैनात की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पुतिन डोनबास और लुहांस्क का क्षेत्र बनाने के मिशन पर कायम है। कई इलाकों में पुतिन बफर जोन भी बनाना चाहते हैं। इसलिए रूस सीज फायर तभी करेगा जब यूक्रेन का नक्शा भी बदला जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर ले। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है रूस अमेरिका की सरकार से डील नहीं करेगा। रूस यूक्रेन को लेकर सख्त नियम बनवाना चाहता है। रूस उन तमाम मुद्दों का हल चाहता है जिसकी वजह से जंग हुई। अब पूरी दुनिया जानती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन की नेटो सेना रूस की सीमा तक पहुंचने वाली थी। काला सागर में भी अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला था।
यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ट्रंप भी अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के पक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और रूस के पास संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे साफ है यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। एक खास तरह के ड्रोन से रूस पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन रूसी सेना रुकी नहीं है। कुर्स्क से लेकर डोनेस्क तक यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका की बड़ी लापरवाही से यूक्रेन जंग में पिछड़ गया है। आखिर क्या थी वो लापरवाही जिसने रूस को 5 महीने का वक्त दे दिया जिससे वो यूक्रेन को तबाह कर सके? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। अब वक्त आ गया है जब कभी भी यूक्रेन का सरेंडर हो सकता है। पुतिन का ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। या तो भाग जाएं या फिर घुटनों के बल आकर यूक्रेन का आत्मसमर्पण कराएं। अगर ज़ेलेंस्की ने हिमाकत दिखाई तो यूक्रेन का खात्मा तय है, क्योंकि पुतिन की सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर करीब करीब कब्जा जमा लिया है। अब सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि साल की शुरुआत में फ्रंट फुट पर युद्ध लड़ने वाला यूक्रेन अचानक से बैकफुट पर कैसे आ गया? यूक्रेन को नेटो देशों से भी मदद मिल रही है, जिसके दम पर वो रूस पर भी ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके युद्ध में यूक्रेन पिछड़ने लगा। दरअसल इसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी लापरवाही है, जिसने यूक्रेन को बढ़त बनाने के बावजूद पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूक्रेन की धरती पर रूस की बढ़त के पीछे बाइडेन की लापरवाही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2023 के आखिर में $60 बिलियन का पैकेज लटक गया। अमेरिकी संसद से सैन्य मदद के लिए पैकेज को अप्रूवल नहीं मिला, जिसके बाद 5 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पाए। 5 महीने के बाद 1 जनवरी 2023 को अमेरिकी संसद में यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने के पैकेज का अप्रूवल मिला। इस बीच रूस को यूक्रेन में और तबाही मचाने के लिए 5 महीने का वक्त मिल गया है। फिलहाल इस दौरान उसने पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया है। खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा के 50% से ज्यादा हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। अब पुतिन के सैनिक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक सैनिक पहुंच गए हैं, वहां से यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं। यानी वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इसका सीधा मतलब है कि अब युद्ध ज्यादा दिन का नहीं बचा है, लेकिन पुतिन कीव सरेंडर के बाद अगले टारगेट पर काम करने लगे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को भी समझ आ चुकी है कि यूक्रेन को अगर मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा लंबे समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने से भी मदद मिलने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। ये तब था जब बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए तैयार थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार आएगी तो इसका भरोसा नहीं है कि यूक्रेन को उसी रफ्तार से सैन्य सहायता मिलती रहे। हालांकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में वो रूस का दबदबा नहीं चाहते, इसलिए यूक्रेन से युद्ध में रूस को उलझाए रखना चाहते हैं। अब यूक्रेन को ड्रोन की खेप भेजकर रूस में तबाही का मंसूबा पाला है, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में जबरदस्त हमले किए।
खासतौर से एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया। साथ ही ट्रांसपोर्ट रूट पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे सैनिकों तक हथियार और रसद नहीं पहुंच पाए। रूस में तबाही मचाने के लिए यूक्रेन गुरिल्ला युद्ध नीति अपना रहा है, लेकिन इसके लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अचानक से कई ड्रोन कहीं से भी हमला कर रहे हैं और खासतौर से सैन्य ठिकानों और एनर्जी सेक्टर पर। कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने लोकोमोटिव डिपो पर हमला किया। लोकोमोटिव यानी रेल इंजन डिपो, रोस्टोव में पड़ने वाले डिपो पर एक साथ कई ड्रोन हमला करने के लिए पहुंचे थे। हमले में कई रेल डिब्बे खाक हो गए, 2 रेल इंजन को भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा प्रशासनिक इमारत और कंट्रोल रूम में भी आग लग गई। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी कर दिया था। सिर्फ रेल डिपो पर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने कई और ठिकानों पर हमले के लिए गुरिल्ला ड्रोन की पूरी बटालियन भेजी थी, जिसने कई शहरों में हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यह उसी का वीडियो है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें रेल डिपो के पास यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए दिखाया। लेकिन कैसे हवा में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा कई और जगहों पर भी रूस को नुकसान पहुंचाया है। रोस्टोव में ड्रोन स्ट्राइक। इसके अलावा डोनेस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए गए। यहां तक कि क्रीमिया पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए। साथ ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर सी ड्रोन से अटैक किए गए। यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है कि किसी भी तरह से रूस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचने वाले हैं। वो लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो सके। दरअसल ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से सैन्य मदद मिलनी बंद हो सकती है। हो सकता है युद्ध विराम का माहौल बन जाए। इसलिए यूक्रेन रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ने की कोशिश में है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन वापस ली जा सके। इसके लिए यूक्रेन को नेटो से हथियार मिल रहे हैं, जबकि नेटो देशों ने ड्रोन तकनीक दी है, जिससे यूक्रेन हल्के और मारक ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। उन्हीं ड्रोन से पिछले 24 घंटे में रूस पर कई हमले किए गए। इसके अलावा नेटो देश ट्रंप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अमेरिका हथियार देता रहे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद का आधे से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से ही मिलता रहा है। अगर ट्रंप ने मदद रोकी तो यूक्रेन का खात्मा तय है। नेटो को डर है, अगर यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो पुतिन फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक करके रूस के पास पड़ने वाले नेटो के सदस्य देशों पर हमला करेंगे। ऐसे में रूस को रोकने के लिए फिलहाल सिर्फ एक ही रास्ता है कि यूक्रेन से युद्ध लंबा खींचा जाए, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं रूस के ग्रोजनी के गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई और क्रेमलिन को यूक्रेन के ड्रोन हमले का अंदेशा है। तेज धमाके के बाद स्टेशन से आग की लपटें उठी। तो रूस यूक्रेन की जंग के विस्तार का ऐलान हो चुका है। विस्तार प्लान के तहत आक्रामकता बढ़ने का पहला परिचय मॉस्को ने दिया है। यूक्रेन को केंद्र में रखकर पुतिन ने उन देशों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है जहां से यूक्रेन को रिचार्ज हासिल हो रहा है। इस आक्रामकता की वजह है युद्ध विराम की सभी संभावनाओं का अंत। इसलिए रूसी और सैनिक मिसाइल ने उन 7 देशों को टारगेट पर लिया है जो अमेरिका से ज्यादा यूक्रेन के मददगार हैं। लेकिन इस विस्तार का अंजाम क्या होगा? अमेरिका रूस के नेतृत्व वाले गुट जंग में कैसे शामिल होंगे? देखिए इस रिपोर्ट। रूस का वो हथियार जिसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने वाला ये प्रक्षेपास्त्र
किसी भी बाधा को पार करके तबाही मचा सकता है, वो हमले के लिए तैयार है। और इस हमले के टारगेट क्रेमलिन ने फिक्स कर दिए, लेकिन टारगेट यूक्रेन के शहर नहीं है, बल्कि इस युद्ध को विस्तार देने के लिए ही इस प्रक्षेपास्त्र की तैनाती की गई है। यह हथियार है रूस की लेटेस्ट मिसाइल ओरेशनिक। और ओरेशनिक मिसाइल के हमलों के साथ ही रूस एक ऐसे युद्ध में उतर जाएगा जो नेटो, यूरोप और खासतौर पर अमेरिका के विरुद्ध होगा। और यह तैनाती हो रही है रूस के ब्रयांस्क में, जहां से टारगेट मिनटों में नष्ट हो जाए। ये टारगेट कौन से हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तैनाती की वजह और विस्तार का कारण समझ लीजिए। विनाशकारी युद्ध की तैयारी, दो गुटों में बटेगी दुनिया सारी। दरअसल ये परिस्थिति यूक्रेन से जारी युद्ध के दौरान कई हिस्सों में बनी है। जिसने पुतिन को वृहद स्तर पर युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया है। पहला हिस्सा है यूक्रेन का नेटो का प्रस्ताव स्वीकार करना, दूसरा है यूक्रेन के पक्ष में नेटो की मदद करना, तीसरा है अमेरिका की तरफ से भारी यूक्रेन को मदद मिलना, चौथा है अमेरिका के लॉन्ग रेंज हथियारों का रूस पर इस्तेमाल की अनुमति, पांचवा है नेटो के सदस्य देशों से लगातार हथियारों की सप्लाई, और छठा है रूस के कुर्स्क में नेटो के हथियारों का इस्तेमाल। पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ दो फ्रंट खुल गए हैं। जिस वक्त तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर की सेना के पोस्ट पर धावा बोल रही है, उसी वक्त बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का कब्जा अभियान तेज हो गया है, तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। सवाल यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दो मोर्चे खुल गए हैं, उसका परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरन लाइन कई दिनों से टहल रही है। डूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज और तालिबानी जंगबाजों के बीच जबरदस्त युद्ध हो रहा है। अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मिसाइल वर्षा की तो अफगानिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक नई और बड़ी जंग छेड़ दी। तालिबान के लड़ाके न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के दो प्रांतों में काफी अंदर तक घुस गए हैं। तालिबान के फाइटर अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में हो रहे हैं। तालिबान के जंगबाज पाकिस्तान के अंदर तब दाखिल हो गए जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। इसी के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कब्जे का अभियान तेज कर दिया। पाकिस्तान ने इस बार जो एयर स्ट्राइक की उसमें तालिबान के 20 जंगबाज मारे गए। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने तालिबान के 6 पोस्ट को तबाह कर दिया, जबकि 40 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज के इस हवाई हमले से भड़के तालिबान ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। दक्षिणी वजीरिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट को तबाह कर दिया। दक्षिणी वजीरिस्तान में तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वजीरिस्तान में तालिबान के जंगबाज पाकिस्तानी सेना की 17 चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। तालिबान ने वजीरिस्तान के कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया है।
खैबर पख्तूनख्वा के ताक जिले में तालिबान ने कार बम से धमाका कर पाकिस्तानी फौज की पोस्ट उड़ा दिया। हमले में कई पाकिस्तानी जवान मारे गए। तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में भी कई हमले किए। तालिबान ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान पर भी चढ़ाई तेज कर दी है। तालिबान का साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान संगठन दे रहा है। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान के ताप इलाके में बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। धमाके में कई पाकिस्तानी जवान घायल हो गए। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर छिड़ गई है, एक तालिबान और दूसरा उसके घर यानी बलूचिस्तान में। सवाल यह है कि आखिर इस बार पाकिस्तान और तालिबान में जंग क्यों शुरू हुई? इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? दरअसल 22 दिसंबर को पाकिस्तान के समर्थन वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हमला किया था। टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए। इससे भड़की पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के हवाई हमले में 46 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान का आरोप है कि इस हमले में ज्यादातर नागरिक मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस वक्त डूरन लाइन पर तालिबान के 15,000 फाइटर मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सेना को बड़ा जख्म दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी क्या है? ये पाकिस्तान को अपना दुश्मन क्यों मानता है? पाकिस्तान और टीटीपी में आए दिन वार पलटवार क्यों होता है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना से लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना, पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है। इसे अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन प्राप्त है। यह अफगानिस्तान की धरती से ही ऑपरेट करता है और आए दिन पाकिस्तान में बड़े हमलों को अंजाम देता है। टीटीपी ने वजीरिस्तान में कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इसी टीटीपी के हमले की वजह से पाकिस्तान और तालिबान में सीधी जंग छिड़ गई है। ये वो जंग है जो किसी भी वक्त बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया फिर से एक नए गृह युद्ध में घिर सकता है, क्योंकि सीरिया में युद्ध के 3 से ज्यादा फ्रंट खुल चुके हैं। सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जे के लिए कई विद्रोही गुट आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि इजरायल और तुर्की के सैनिक भी सीरिया में घुस चुके हैं। इस बीच रूस ने एचटीएस से हाथ मिला लिया है, जिससे अमेरिका समर्थित विद्रोही गुटों को काबू में किया जा सके, जबकि एर्दोआन ने ऑपरेशन ऑटोमन चलाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। सीरिया से असद भाग गए, एचटीएस ने सत्ता हथिया ली, लेकिन सीरिया में हालात अभी भी बारूदी बने हुए हैं। सीरिया फिर से एक और गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 3 मोर्चे अभी भी खुले हुए हैं। पहला मोर्चा दक्षिणी सीरिया है, जहां इजरायल गोलन हाइट्स का विस्तार करने में जुटा है, लगातार बमबारी कर रहा है। बफर जोन से आगे उसके सैनिक बढ़ चुके हैं। दूसरा मोर्चा उत्तरी सीरिया बॉर्डर है, जहां तुर्की की सेना कुर्द लड़ाकों को खदेड़ने के लिए हमले कर रही है। तुर्की उत्तरी सीरिया में कब्जा करना चाहता है। तीसरा मोर्चा उन रूसी बेस पर खुल गया है, जहां कब्जे के लिए एचटीएस और एसडीएफ आपस में भिड़ गए। कई जगहों पर कुर्द लड़ाकों ने कब्जा भी कर लिया है। ये खमीम बेस का वीडियो है, जहां कुछ दिन पहले तक रूसी मिलिट्री बेस था। अब वहां छोड़े गए हथियारों को एसडीएफ ने कब्जे में ले लिया है। वहां एक चेक पॉइंट भी बना दिया है। एसडीएफ को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। इसी
तरह एक और वीडियो सामने आया है जिसमें असद के सैन्य ठिकानों पर HTS लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। ये वही वीडियो है जिसमें HTS लड़ाके असद के KA-28 और Mi-25 हेलीकॉप्टर को उड़ाते दिख रहे हैं। यानी अब असद के छोड़े खजाने और सैन्य ठिकानों पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई है, जिसमें विद्रोही गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच तुर्की ने HTS को समर्थन दे दिया है, जिससे उत्तरी सीरिया में तुर्की कुर्द लड़ाकों को खदेड़ सके, जबकि रूस भी HTS से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है, जिससे उनके सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहें। लेकिन कुर्द लड़ाके तुर्की और HTS के लिए मुसीबत बने हुए हैं। SDF ने एक वीडियो जारी किया है जिसे वो तुर्की के सैनिकों पर हमला करते दिख रहे हैं। असद के हथियारों से तुर्की पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी इराक में कुर्द और तुर्की सैनिकों में भयंकर युद्ध चल रहा है। ये उसी का वीडियो है। दरअसल सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से तुर्की अपने मिशन ऑटोमन पर आगे बढ़ रहा है। कुर्द लड़ाकों से मुक्ति के लिए एर्दोआन ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें SDF लड़ाकों पर हमले किए जा रहे हैं। पलटवार में SDF ने भी तुर्की की कई पोस्ट पर हमले किए। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में कई जगहों पर बारूदी टकराव हो रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। गोलन हाइट्स के विस्तार के लिए इजराइल लगातार असद के सैन्य ठिकानों पर या तो कब्जा कर रहा है या फिर उन्हें खाक में मिला रहा है, जिससे HTS उनका इस्तेमाल न कर पाए। बीती रात सीरिया में ईरान मिसाइल फैसिलिटी में भी हमला किया गया, जिससे ईरान तमतमा गया है। जबकि सीरिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल को रोकने के लिए रूस HTS के साथ बैकडोर से बात कर रहा है, जिसके बाद HTS चीफ गोलानी का बयान सामने आया है, जिसमें कहा है रूस दुनिया का दूसरे नंबर का ताकतवर देश है, उससे संबंध बिगाड़ना सीरिया में हालात सुधारने की दिशा में ठीक नहीं होगा। यानी HTS को भले ही अमेरिका इजराइल का समर्थन हो, लेकिन वो रूस और तुर्की से भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। इसका सीधा मतलब है कि HTS और PKK में टकराव बढ़ सकता है। इसी तरह दक्षिणी सीरिया में इजराइल से भी टकराव का अंदेशा है। यानी सीरिया अब नया एपिसेंटर बनने जा रहा है, जहां रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स का एक्शन, सीरियाई राष्ट्रीय सेना पर रॉकेट अटैक। रास अल में MLRS से SNA ठिकानों पर हमला। तो ये देखिए तस्वीरें इस हमले की। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स ने ये हमला किया है और सीरियाई राष्ट्रीय सेना पर रॉकेट से अटैक किया गया है। SNA सीरियाई नेशनल आर्मी के ठिकानों पर MLRS से ये हमले किए गए। और गाजा में एक बार फिर इजरायली सेना का मिशन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमास के रॉकेट प्रहार के बाद इजरायली सेना ने 2 अस्पतालों पर हमला किया। IDF ने 19 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। दूसरी तरफ सैनिकों को हमास के गुरिल्ला हमलों से बचाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जा रही है। गुरिल्ला हमलों का जवाब रोबोट। अब सैनिकों की जगह है गाजा में रोबोट से तबाही। गाजा में इन धमाकों की वजह है इजराइल के वो रोबोट जिन्हें बेखौफ होकर इमारतों तक भेजा जा रहा है। हमास गाजा में सेना पर गुरिल्ला हमले कर रहा था। इजराइल के कई सैनिकों की मौत के बाद नई रणनीति बनी। अब हमास के अड्डों पर रोबोट की मदद से हमला किया जा रहा है। हमास के हमलों के बाद गाजा में तबाही के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इजरायली सेना अस्पतालों पर हमले कर रही है।
इजरायली सेना ने अल वफा अस्पताल पर हमला किया। सेना ने गाजा की कमल अदवान अस्पताल पर भी अटैक किया। कमाल अदवान अस्पताल में हमास के ठिकानों की जानकारी मिली थी। इजरायली सेना ने 5 ऐसे ठिकानों की पहचान की है जहां से इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए थे। अब सेना उन तमाम जगहों को भस्म करने में जुटी है। इजराइल की वायुसेना ने उन ठिकानों पर भारी बमबारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में होने वाला हर हमला खुफिया जानकारी के बाद हो रहा है, इसलिए आम लोगों की मौत के दावे गलत हैं। कमाल अदवान अस्पताल में 19 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है, जबकि हमास ने अस्पताल में 50 आम लोगों की मौत का दावा किया है। 240 संदिग्धों को अस्पताल से गिरफ्तार भी किया गया है। इजराइल के इस ताबड़तोड़ प्रहार की वजह है इजराइल पर हमास का हमला। हमास ने इजराइल पर अलग अलग जगहों से 5 बार अटैक किया। इजराइल से किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि अब संपूर्ण गाजा पर कब्जे की तैयारी है। इजरायली आर्मी गाजा के इलाकों को खाली करा रही है, जिसके बाद गाजा पर तेज प्रहार होगा। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक हमास से अब सीज फायर पर बातचीत मुश्किल है। हमास इजराइल से बातचीत को लगातार टाल रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब इजराइल सेना का ही इस्तेमाल करेगी। पीएम नेतन्याहू के इस बयान के बाद ही गाजा पर भीषण प्रहार का दौर शुरू हो गया। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाके अभी सुरंगों में छिपे हैं और उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के पास इजराइल की राजधानी तक हमले करने वाली मिसाइलें हैं। यही वजह है कि अब गाजा में हमास के बाकी बचे ठिकानों को भी तलाश करके नष्ट किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इसी बहाने इजराइल संपूर्ण गाजा को खंडहर बनाएगा और फिर गाजा के लोगों को एक बहुत छोटे से इलाके में समेट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।